Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. I am Vikas Ranjan, PGT Biology from KBONGC Ankleshwar. We are discussing the chapter Life Processes. We have already discussed different life processes like nutrition, respiration and transportation. Today we have to discuss another life process that is called excretion. So let's see what is excretion. Excretion is the process by which waste products produced during metabolic activities is removed from the body. It is the process by which the waste products produced during metabolic activities is removed from our body. What are metabolic processes? There are some constructive processes and some destructive processes continuously going inside our body. These processes these processes together called मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस एक साथ चल रही होती हैं. इनमें से कुछ प्रोसेसेस कंस्ट्रक्टिव होती हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव होती हैं. जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेज होती हैं उन प्रोसेसेज को हम नाम देते हैं एनाबॉलिक प्रोसेसेज, और जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेज होती है उसको हम नाम देते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेसेज, और दोनों प्रोसेसेज को एक साथ मिला करके हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेज. इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेज के रिजल्ट में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं. इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है. अगर इन्हें बॉडी से बाहर नहीं निकाला गया तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होंगे. तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के रिजल्ट के रूप में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहा है, इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. जनरली आप एक्सक्रीशन और ईजेशन में कंफ्यूज हो जाते हो. एक्सक्रीशन आपको समझ में आ गया क्या है. ईजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन. तो नाउ डोंट कंफ्यूज विद ईजेशन एंड एक्सक्रीशन. अमोनिया, यूरिया and uric acid are the major forms of nitrogenous waste excreted by the animals. Okay, there are three main form of nitrogenous waste. What are these? These are ammonia, urea and uric acid. Animals have to excrete these nitrogenous wastes from their body. Ammonia is the most toxic form and required large amount of water for its elimination, whereas uric acid, being the least toxic, can be removed with a minimum loss of water. यहाँ पर आपको ये समझना है कि मेनली जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनता है वो क्या बनता है, अमोनिया. लेकिन अमोनिया के डायरेक्ट एक्सक्रीशन के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए. इसके कारण जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, लैंड एनिमल्स हैं, वो उतना वाटर एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट नहीं कर सकते. उनकी बॉडी के अंदर उतना वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होगा, इसलिए अमोनिया डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं हो सकता. जबकि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए सबसे कम वाटर की ज़रूरत होती है. ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट्स दे एक्सक्रीट्स, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: एमिनोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक. क्या क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म. मेनी एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? मेनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स, दीज आर कॉल्ड अमोनोटेलिक. द प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म. द प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म. डायरेक्ट अमोनिया को एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम क्या होगा? अमोनोटेलिज्म. एनिमल्स कहलाएंगे अमोनोटेलिक. अगर मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैरीन फिशेज मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड दे आर कॉल्ड यूरियोटेलिक.
उनको क्या का नाम देंगे? यूरियोटेलिक। Reptiles, birds, land snails and insects excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे कम होगी, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होगा, एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। कौन कौन से? मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। ओके, नाउ क्या एक्सक्रीशन का प्रोसेस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में एक जैसा होगा? जवाब होगा नहीं। यूनिसेलुलर में क्या होगा? तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स इनटू द सराउंडिंग्स बाय अ सिंपल प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंगल सेल के बने होंगे और वो सेल डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, इसलिए उस सेल से डायरेक्ट डिफ्यूजन के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट्स सराउंडिंग में एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर एनिमल की, तो चूंकि मल्टी सेलुलर एनिमल में क्या होगा? ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स होंगे और सारे सेल एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पर कुछ दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। देयर मस्ट बी सम अनदर अरेंजमेंट फॉर एक्सक्रीशन। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर removed through a specialized organ and these organs are called excretory organs। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स के एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड द सिस्टम फॉर्म्ड बाय एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, नाउ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन कैसे होगा। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में? अ पेयर ऑफ किडनी, किडनी का एक पेयर होगा। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स का एक पेयर होगा। यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा और एक क्या होगा? यूरेथ्रा होगा। याद रखना है कि आर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन्स क्या क्या होगा उसमें? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। बट द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स इज किडनी। भले ही और भी ऑर्गन्स हैं बट द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है किडनी के बारे में, ध्यान रखिएगा कि इस किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस with an average weight of 120 to 170 grams. This point is very very important. Each kidney has a number of excretory units called nephrons. हर किडनी में millions of excretory units present होंगे and these excretory units are called nephrons। ये जरूर याद रखना है आपको कि किडनी का जो excretory यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा? नेफ्रॉन। आपने टी स्ट्रेनर देखा है, चाय छन्नी देखी है। आप अगर एक चाय छन्नी की बात करें तो वो कई छोटे छोटे पोर्स से मिलके बना हुआ है, कई छोटे छोटे पोर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो पूरी चाय छन्नी एक यूनिट नहीं है बल्कि उसके सिंगल पोर क्या है? उसके फिल्ट्रेशन यूनिट है। सिमिलरली किडनी क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बट एक्सक्रीटरी यूनिट क्या होगी? नेफ्रॉन होगी। ओके, तो यहाँ पर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग का डायग्राम देखेंगे। आप ये डायग्राम देखिए, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर पेयर ऑफ किडनी हो गया। दीज आर कॉल्ड यूरेटर्स। ये और ये क्या होगा? यूरेटर। ये क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ जो ओपनिंग है दिस ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रा। अगेन देखिए, दिस वन इज किडनी, यूरेटर्स, ये और ये हो गया यूरेटर। दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर एंड ये क्या हो गया? यूरेथ्रा। तो आपको ये डायग्राम बनाने, ड्रॉ करने के लिए भी आना चाहिए और इसके जो 4 मेजर ऑर्गन्स हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको आना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गन
एक्सक्रीटरी सिस्टम के हैं। ओके, नाउ कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। जितने जो भी नेफ्रॉन होगा वो 2 पार्ट से मिलके बना होगा, द ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होंगे, कौन कौन सा? ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। व्हाट इज टफ्ट? टफ्ट इज बंच, गुच्छा। तो ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफेरेंट आर्टेरियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है। The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule. Very very important structure, Bowman's capsule. पहला जो नेफ्रॉन के 2 स्ट्रक्चर हो गए, पहला क्या हो गया? ग्लोमेरुलस हो गया। ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज बंच ऑफ कैपिलरीज। बाकी जो पूरा पार्ट होगा वो क्या होगा? रीनल ट्यूब्यूल होगा। अब रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट कहाँ से होगा? तो एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होगा, एंड दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल विच इनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस। बॉमेंस कैप्सूल के अंदर ही ग्लोमेरुलस क्या होगा? इनक्लोज्ड होगा। The tubule continues further to form a highly coiled network called proximal convoluted tubule, PCT. ट्यूब्यूल आगे कंटिन्यू करेगा और एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड PCT. PCT आगे बढ़ेगा और a hairpin shaped Henle loop is the next part of the tubule which has a descending and an ascending limb. अब PCT के आगे ट्यूब्यूल बढ़ेगा और एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेनलेज लूप। इसमें 2 पार्ट होंगे, वन इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप एंड अनदर वन इज कॉल्ड असेंडिंग लूप। वाई देर आर 2 पार्ट्स, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग? तो डिसेंडिंग पार्ट वो होगा जिसमें फ्लूइड नीचे की तरफ फ्लो करेगा, डिसेंड करेगा, उस पार्ट को हम नाम देंगे डिसेंडिंग। और जिसमें फ्लूइड यानी फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब। तो हेनलेज लूप के 2 पार्ट होंगे, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। यानी असेंडिंग लिंक आगे बढ़ेगा और फिर क्या होगा? एक अनदर कॉइल्ड स्ट्रक्चर आएगा। दिस अनदर कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। द DCT ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। ये सारे जो DCTs होंगे वो ओपन करेगा कहाँ? एक कलेक्टिंग डक्ट में। इसको हम डायग्राम्स में और अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपके सामने नेफ्रॉन का डायग्राम है। ये डायग्राम देखिए, ये नेफ्रॉन, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दैट इज ग्लोमेरुलस। ये पार्ट क्या हो गया? ग्लोमेरुलस। ये कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल। ये जो पार्ट हो गया, यहाँ जो कॉइलिंग है, दिस इज कॉल्ड PCT। उसके बाद ये जो पार्ट है, यहाँ अनदर जो कॉइलिंग है, ये हो गया DCT। ये जो पार्ट आप देख रहे हो हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज हेनलेज लूप। हेनलेज लूप के 2 पार्ट होंगे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप और असेंडिंग। क्योंकि यहाँ पर फिल्ट्रेट का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, ये डिसेंडिंग हो गया। यहाँ पर फिल्ट्रेट का डायरेक्शन क्या हो गया? अपवर्ड होगा, इसलिए ये क्या हो गया? असेंडिंग। और ये जो स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन इज कलेक्टिंग डक्ट। आपको डायग्राम बनाने में ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वासा रेक्टा, इसको ड्रॉ नहीं करना है ताकि आप आसानी से नेफ्रॉन का डायग्राम बना सको। तो आप नेफ्रॉन के डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें मेनली आपको क्या क्या बनाना है? ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, हेनलेज लूप एंड PCT, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। ओके। इस चैप्टर के लास्ट में जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको इजी वे में नेफ्रॉन कैसे ड्रॉ करते हैं वो बता दूंगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के बारे में और आगे पढ़ेंगे।